नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन का निर्माणाधीन लिंटर ढह गया। रेलवे स्टेशन की 2 मंजिला बिल्डिंग का लिंटर डाला जा रहा था। हादसे में करीब 35 मजदूर दब गए। कई मजदूरों की हादसे में मरने की आशंका भी जताई जा रही है। कन्नौज रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण हो रहा है, इसी दौरान ये हादसा हुआ। मौके पर रेलवे सहित पुलिस व प्रशासनिक अफसर पहुंच गए हैं। अब तक 23 मजदूर निकाल लिए गए हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कन्नौज में हुए हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अनुसार आज दिनांक 11/01/2025 को 14:39 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि कन्नौज रेलवे स्टेशन पर स्लैब कास्टिंग के दौरान शटरिंग फेल हो जाने से 05 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर रेलवे एवं राज्य सरकार की टीमों द्वारा राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस घटना में मामूली रूप से घायल मजदूरों को 5,000 रुपए तथा गंभीर रूप से घायल मजदूरों को 50,000 रुपए की एक्स ग्रेटिया राशि दी जाएगी। मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर वीना सिन्हा एवं उनकी पूरी टीम घटनास्थल पर शीघ्र पहुँचने वाली है। बिहार में बयानबाजी का दौर तेज है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है, चाहे वह बीपीएससी का मुद्दा हो या बिहार में बढ़ते अपराध। तेजस्वी लगातार प्रदेश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और अब मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की नियुक्तियों को लेकर नेता विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश की एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी ने? बिहार में राजनीतिक दलों की बयानबाजी के बीच सियासी पाराहाई। अब सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सरकार गिरती दिखाई दे रही है। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल गई है, चीजें हो रही हैं, आश्चर्य वाली चीजें हो रही है। 2018 के बाद से आप देखिए, बिहार में सबसे बड़े पद, चाहे वह बीजेपी का हो या मुख्य सचिव का हो, अब केवल दिखावा ही रह गया है। एक होता है स्टेज पर सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गए। न डीजीपी की चल रही है, न ही मुख्य सचिव की चल रही है। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं। वही लोग बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बिहार में अभी टैक्स का खेल चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में वसूली अधिकारियों का खेल चल रहा है। इधर से हेराफेरी हो रही है। जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे वह आईएएस हो या आईपीएस, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को साइडलाइन कर दिया गया है। उन्हें सेंटिंग पदों पर डाल दिया गया है और उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर राज्य की सियासत गर्मा हुई। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर लगातार रोज नई घोषणाएं कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर नई चुनावी घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव 204 का बिगुल फूंका जा चुका। इस बार दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच है। सभी राजनीतिक दलों की ओर से जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं की जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा कर दी। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सिक्योरिटी गार्डों की नियुक्ति के लिए मापदंड एरिया और परिवारों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी तैनात करने का मकसद लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को रिप्लेस नहीं कर सकते और न ही ऐसा करने की उनकी कोई मंशा है। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के निवासियों की भलाई की परवाह नहीं की है। यही कारण है कि बीजेपी दिल्ली में 27 वर्षों से सत्ता से दूर है। बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया। लोग डरे हुए हैं और बीजेपी को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली के सभी RWA को प्राइवेट सिक्योरिटी रखने के लिए पैसे दिए जाएंगे। इसका मकसद है कि लोग निजी सुरक्षा की भर्ती करके अपने आसपास बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बीते मंगलवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सीएम पद का उम्मीदवार होंगे। केजरीवाल ने कहा,
दिल्ली चुनाव लगभग नजदीक आ गए हैं। चुनाव में लोग जानना चाहते हैं किस पार्टी का कौन सीएम उम्मीदवार है। आपकी तरफ से जगजाहिर था कि अरविंद केजरीवाल होंगे। सीईसी में निर्णय लिया गया है कि रमेश विधुड़ी जी सीएम उम्मीदवार होंगे। सूत्रों से पता चला है कि 1-2 दिन में उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 70 साल का आमरण अनशन लगातार जारी है। शनिवार को अनशन के 47 दिन हो गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को डल्लेवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की मांगे मान लेंगे तो मैं अनशन समाप्त कर दूंगा। उन्होंने कहा कि पंजाब बीजेपी ने अकाल तख्त से अनशन समाप्त करवाने की अपील की है, लेकिन अगर वे बीजेपी चाहते हैं कि मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म करूं तो इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के बीच दरार एक बार फिर से चौड़ी होती जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने इस दरार को पाटने की बहुत कोशिश। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हुए और चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी की मदद भी की, क्योंकि आरएसएस यह समझ चुका था कि बिना उसकी मदद के बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी और बीजेपी भी समझ चुकी थी कि उसे आरएसएस की मदद की बहुत जरूरत है। इसी कारण वह आरएसएस को मनाने की लगातार कोशिश कर रही थी। तमाम तरह की चीजें की गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत को मनाने के लिए उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया। बयान भी जेपी नड्डा खुद एक कार्यक्रम में मिलने पहुंचे और वहां पर जो चीजें निकल कर आईं, यह कहा गया कि उन्होंने माफी भी मांगी अपने बयान के लिए। तमाम तरह के दावे किए गए और इसके बाद आरएसएस ने बीजेपी की मदद भी। आरएसएस ने झारखंड चुनाव में भी मदद की, लेकिन झारखंड में आदिवासी अस्मिता का जो मुद्दा था वह बीजेपी और संघ के सभी मुद्दों पर भारी पड़ गए। हालांकि बीजेपी ने संघ की मदद से महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जरूर जीत लिए। वैसे आरएसएस की मदद से यह चुनाव जीता या किसी और की मदद से, चर्चा इस पर भी चल रही है, क्योंकि दावे इस तरह के किए जा रहे हैं कि ईवीएम में धांधली की गई है, चुनाव आयोग ने मदद की। यह एक अलग मुद्दा। बीजेपी के नेता पीएम मोदी के नाम पर जीत बता रहे हैं, तो विरोधी ईवीएम और चुनाव आयोग के खेल को इसका कारण बता रहे हैं। आरएसएस को इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। इस बीच अब दिल्ली चुनाव और बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव 2 बड़े मुद्दे बने हुए हैं, जिन पर सभी की नजरें हैं। इन 2 चुनावों को लेकर बीजेपी और संघ अब एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी हाईकमांड जो फैसले ले रहा है उसे संघ मानने को तैयार नहीं दिख रहा। संघ की तरफ से बीजेपी को जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें बीजेपी हाईकमांड मानने को तैयार नहीं है। संघ और बीजेपी के बीच बढ़ते इसी टकराव को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि संघ अब बीजेपी से दूरी बनाने की तैयारी में है। आरएसएस और बीजेपी के बीच यह लड़ाई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही शुरू हो गई थी। इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव माना जा रहा। बीजेपी को इसी महीने अपना नया अध्यक्ष मिल सकता है। यह पहले से ही तय माना जा रहा है कि जेपी नड्डा अब बीजेपी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जब तक पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता, नड्डा का कार्यकाल जारी रहेगा। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव इसी महीने यानी जनवरी में होना है और यही संघ और बीजेपी हाईकमांड के बीच टकराव की बड़ी वजह बन रहा है। दरअसल आरएसएस की तरफ से यह पहले से ही कहा जा रहा है कि उसे नड्डा जैसा अध्यक्ष अब नहीं चाहिए। संघ चाहता है कि बीजेपी को ऐसा अध्यक्ष मिले जो खुलकर यह कहने का साहस करे कि बीजेपी को आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। बीजेपी अब अपने आप में इतनी सक्षम है कि वह चुनाव लड़ सकती है और जीत भी सकती है। इसी बयान के बाद से आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ गई थी। अब संघ एक बार फिर बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। इस बयान के बाद संघ ने पूरी तरह से बीजेपी को किनारे कर दिया था। लोकसभा चुनाव में संघ ने बीजेपी की कोई मदद नहीं की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान इसके नतीजे सबको देखने को मिले और उन नतीजों ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी को संघ की जरूरत है। बीजेपी को भी यह बात समझ में आ गई और इसके बाद बीजेपी के तेवर संघ को लेकर हल्के पड़ गए। जब संघ एक बार फिर बीजेपी की मदद के लिए उतरा तो कहा जा रहा है कि उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी जीत सके। हालांकि जेपी नड्डा का जो बयान था वह बयान संघ को अब भी आहत करता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों में यह बात बार बार झलकती है कि जेपी नड्डा का वह बयान बीजेपी और संघ के बीच की दरार को भरने नहीं दे रहा है। इसीलिए संघ चाहता है कि इस बार बीजेपी का जो अध्यक्ष बने वह संघ की पसंद का होना चाहिए। इंडिया ब्लॉक में बढ़ती रार के बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि पार्टी मुंबई और नागपुर महानगरपालिका के चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा, हम मुंबई और नागपुर महानगरपालिका अपने दम पर लड़ेंगे, जो भी होगा हमें खुद देखना होगा। उद्धव ठाकरे ने हमें संकेत दिया। मैंने अभी अभी हमारे नागपुर शहर अध्यक्ष प्रमोद मनमोड़े से इस बारे में चर्चा की है। राउत ने कहा, यह फैसला लोकल लेवल पर पार्टी मजबूत करने के लिए लिया गया है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता, इससे पार्टी की ग्रोथ प्रभावित हो रही। हमें नगर निगम, जिला परिषद और नगर पंचायत में अपने दम पर लड़ना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को कहा था, इंडिया गठबंधन की तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी एमवीए के बीच कोई तालमेल नहीं था। संजय राउत ने शुक्रवार को कहा था, मैं उमर अब्दुल्ला से सहमत हूँ। यदि इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को लग रहा है कि अब इसका कोई वजूद नहीं है, तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आप सभी का हेडलाइंस न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।